आज मैं डिस्कस करूंगा 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। इस जजमेंट में जो वही बेंच थी, जस्टिस A.V. नागर था और A.G. जॉर्ज मसीहा वाली बेंच थी, ये सेम बेंच थी जिन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के मामले में दिया था कि अगर जो कोई शादी जो है वो विधि विधान के पूर्वक नहीं हुई, सदी सदा के सतपदी पूरी नहीं हुई, तो वो शादी इनवैलिड है और उस केस में कोई तलाक देने की ज़रूरत नहीं है और कोई उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी अब इन्होंने कहा कि ना उसको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत है, इनवैलिड शादी। अब मैं तो देख रहा हूँ नॉर्थ इंडिया में 99% शादियाँ इनवैलिड है। मेरी शादी खुद अपनी इनवैलिड थी क्योंकि रात को फेरे हुए थे, जबकि जो वेदांत के मुताबिक हवन जो होता है वो सनराइज के बाद चालू होना चाहिए और सनसेटिंग से पहले अग्नि जल जानी चाहिए। इवन मुर्दे की चिता में भी सनसेटिंग के बाद जो अग्नि लगाई जाती है। तो मगर सब भूल गए है, 2-2 पैक लगा के आते हैं, नाश्ते खाते रात में 10 बजे पहुँचेंगे हैं, उसके बाद जो है खाना खाएंगे और उसके बाद फेरे चालू हुए तो इनवैलिड हो गई ना शादी। तो वो उसमें तलाक की क्या रूट है और क्या मेंटेनेंस देने की, ये ठीक था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब जो इसमें देखा इन्होंने 125 जो है मुस्लिम महिलाओं के इस्लामिक लॉ में, मेरी निगाह में ये भी इनवैलिड है। मैं अभी कुछ अपने मुस्लिम दोस्तों से बात कर रहा था, क्या इस्लाम रात के टाइम में शादी की इजाज़त देता है? क्योंकि मैंने जो देखा है वो दिन में ही होती है मुसलमानों में भी शादी, रात को नहीं होती है। नमाज जो पढ़ी जाती है, जो नमाज पढ़ना क्या अदा की जाती है, नमाज पढ़ना ही है। पढ़ना क्या होता है? वो किताब में कुछ भी पढ़ लो, उपन्यास पढ़ लो, फिक्शन पढ़ लो, नमाज अदा की जाती है। इनकी शब्दावली जो है वही गलत है मुसलमानों की। अदा करते हैं, हमने अपना फ़र्ज अदा किया, अपनी जिम्मेदारी अदा की, ना कि नमाज पढ़ के यार ऐसी तैसी पढ़ के आ रहे हो तुम। नमाज कोई नहीं पढ़ी जाती, अदा की जाती है। अब इनको कौन समझाए? मूर्खों को जो है ये सारे के सारे अज्ञानी हैं। मैं ज्ञानी प्रखंड अध्यानी है तो अंतर्यामी हूँ, तो फिर मेरी बात को मानने को राजी। खैर वो लेडी आई थी मेरे पास, उसका 9-10 तारीख की जुलाई की डेट लग रही थी, मैंने बना के दे दिया। तो मैं क्या कहा, पहले तो तेरी नंद साबित करे कि तेरी शादी वैलिड थी। वो इनवैलिड थी तो तूने कैसे कह दिया मेरी पहली शादी हुई थी? और तूने क्योंकि मुझे बदनाम किया है तो मुझे 20 लाख का कंपनसेशन दे। IPC में किसी को डिफेमेशन जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस भी है, सिविल ऑफेंस भी है। तो सिविल ऑफेंस के मुताबिक जो है तो 20 लाख मुझे कंपनसेशन दे। और क्रिमिनल लॉ की मैंने कहा जब ये कोर्ट में हो जाए उसके बाद आ जाना, बता दूंगा पंडित में लिखवा दो नंद के, उसमें भी उसको 2-4 साल की जेल की सजा हो जाएगी। ठीक हो जाएगी उसकी अकल जो तुम्हारे मकान पर कब्जा करने की कोशिश कर अपने भाई के साथ मिलकर। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 भी उसमें 7 साल तक की जेल में 7 साल को अंदर हो जाएगी तुम्हारे साथ। या चुपचाप 20 लाख रुपये तो देने का पैसे नहीं है। तू कौन होती है कहने वाली जो पहली शादी नाजायज़ थी, डाइवर्स नहीं लिया इसने? नहीं लिया, मेरी मर्जी। जब वो शादी वैलिड नहीं थी तो क्यों लूँ डाइवर्स? तो क्या कोई बात नहीं, अब वो 20 लाख रुपए देगी, उसकी तबीयत चेक हो जाएगी। दूसरा उसका लेडी का केस था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। डोमेस्टिक वायलेंस है उसका भी 8 साल से चल रहा, जज लिए बैठे, काम नहीं करते निकम में, उसका भी मैंने बना के दिया। अब जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का 2005 का जो सेक्शन 22 है, 22 ये कहता है भी अगर जो आपको दिल में चोट लगी है, दिमाग में चोट लगी है, यानी दिल से तकलीफ हुई है, दिमाग से तकलीफ हुई है, अब भाई हस्बैंड जो है 2-4 थप्पड़ मारेगा तो तकलीफ तो होगी। तो मैं कहा इसमें जो वो तकलीफ हुई है उसका कंपनसेशन 20 लाख रुपये दे। तो 20 लाख तो उसका हस्बैंड दे मुआवजे के और 20 लाख उसकी बहन दे। उसने मानहानि की है, ये कह के इसकी पहली शादी थी, या तो सभी करते वैलिड थी, नहीं तो शादी इनवैलिड है तो वो शादी ना कुछ नहीं। अरे 2 महीने में तो हनीमून पूरा नहीं होता है, 1 साल में तो 2 महीने में शादी कैसे पूरी हो गई? बेवकूफ़ औरत। अब बुढ़िया वही कह रही 70-75 साल की है। मैंने उससे पूछा लेडी से, मैंने कहा पासुन वो 40 साल के तकरीबन है उसकी है, उसका हस्बैंड से 20 साल बड़ा है। तो मैं उससे उसके हस्बैंड से 20 साल मैं 80 का हूँ, तो 20-20 की छलांगे लग रही हैं। क्या मैंने उसको बना के दे दिया 10 पेज का। मैं कहा उससे 20 लाख रुपये वसूल कर अपनी बात से।
ये तो अभी मैदान छोड़ कर भाग जाएगी, मुकदमारी निपट जाएगी है, इसके वकील की ऐसी तैसी। पर मैंने एक जो CPC में प्रोविजन सिविल प्रोविजन कोड में, उसमें सेक्शन 89 आर्बिट्रेटर डिपार्टमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा अच्छा काम किया था। उसने एक तो ये PML एक्ट बना था, प्रोविजन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और एक जो था CPC में अमेंडमेंट करके 89 सेक्शन डाल दिया था कि सिविल केसेज जो है वो बाई मेडिएशन काउंसिल आर्बिट्रेशन से सॉल्व हो जाए। मैं आर्बिट्रेटर हूँ, तो मैंने उस केस में ये भी डाल दिया, मैं कहा तू कोर्ट में लगा दे एप्लीकेशन और मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा दे, मैं तुझे 20 के 25 दिलवाऊंगा ला। तो अगर जो सारे केस कोर्ट में ये रेफर करते हैं, 5 करोड़ केसेज जो है ये जमीन जायदादों के, ये कानूनों की कोर्ट में, SDM की कोर्ट, तहसीलदार की कोर्ट में, डिप्टी कलेक्टर की कोर्ट में, कलेक्टर की कोर्ट में, तहसील कमिश्नर को 5 करोड़ केस ये पेंडिंग है, और 2 करोड़ जो है डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग 7 करोड़ केस है। मैं कहा 7 करोड़ केस में एक महीने में निपटा दूँगा, एक नहीं तो 1 साल तो लग ही जाएगा मुझे भी निपटाने। अदालतों में जज खाली बैठे हुए मिलेंगे, इनकी रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी। वो मैंने जो पहले भी डाला था वीडियो में पार्ट 1, 2, 3 में कि कैसे हमारे जुडिशल में ये करप्शन है और ये पेंडेंसी है, ये जजेस के इंड्यूस है। ये वकील CPC में, सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में कहीं लिखा ही नहीं है ये कोर्ट में बहस हो नहीं आर्गू करता, कहीं नहीं लिखा हुआ, नो वेयर। जब मैं 84 में गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, तो मैं तो इंटरवेनर था, जिन वकीलों ने 1-1 लाख रुपये फीस के लिए उनकी एक बात नहीं मानी हाई कोर्ट में, तो मेरी सारी बात मान ली। अच्छा, मुझे SG छोड़े 2 कमेंट का उनका आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप आर्गू मत करो, तो क्या बगड़ा महंगा था, मैं क्या जरूरत है बेवकूफ़ों को। मैं ठुड्डा मारा स्कूटर का, हाई कोर्ट आएगा ऑफिस बैठ गया, फाइल उठाई घर गया। मैंने देखा सिविल प्रोसीजर कोर्ट में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में है ही नहीं कि मैं कोर्ट में बहस करूँ, कहाँ लिखा हुआ है, कोई नहीं लिखा हुआ। सब बेवकूफ़ बना रहे हैं जज वकील मिलकर, इनके साले काले कोर्ट वालों के, इनके सबके काले कोर्ट उतर जाएंगे। जो मैं कह रहा हूँ कि इसको एडवोकेट एक्ट 1972 को रिपील कर दो और इनको सोशल वेलफेयर एजेंसी बना दो, वकीलों को उसका मेंबर बना दो, इनको कोर्ट फीस देगी जो ठीक से थोड़ी बहुत। कितने पैसे चाहिए, 2 टाइम रोटी खानी है, एक कच्चा बनियान नहीं भी पहनो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैंट वैसे मैं पजामा कुर्ता ही पहनता हूँ ना, मैं कहाँ नीचे कच्चा बनियान पहनता हूँ, कोई नहीं पहनता। हाँ, झाड़ू में ठंड हो जाती तो कोट भी पहनता हूँ, स्वेटर भी पहनता हूँ, नहीं तो मैं कच्चा बनियान नहीं पहनता साल के 8-9 महीने। तो एक गरीब, अच्छा आज के दुपट्टे डाल के चल रहे हैं दुशाले, नरेंद्र मोदी को देखो, जिसको देखो नेता, अरे आज भी में कच्चे बनियान नहीं है, एक में कच्चा है तो दूसरा बनियान नहीं है, तो एक में बनियान तो कच्चा नहीं, गरीब का ये हाल है। और तुमने नीचे कच्चा बनियान भी बैठा, उसको कुर्ता पहनाए, उसके बाद दुशाला भी डाल दिया कंधे पे, वो क्या जरूरत है भाई दुशाला डालने की? गर्मी में वैसे बुरा हाल हो रहा है सबका, अंदाज तो ये हो रहा, पैसों का मिसयूज हो रहा है। अरे मैं कभी दुशाला नहीं डालता, हाँ कभी कभी वीडियो बनाने की, कोई ये ना समझे कि ये धर्म के खिलाफ है तो इसलिए मैं रामनामी वो ओम वाला दुशाला जरूर पहन लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं पहनता पाता यार। आदमी को तो एक्चुअली गर्मी में कपड़ों की जरूरत नहीं है, कच्चे बनियान की भी जरूरत नहीं है, नंगा भी रह सकता है। ये भेड़ बकरी नंगे नहीं रहते सब, गधे घोड़े नंगे रहते थे, तो गौ माता कहते गौ माता नंगी भी रहती क्या? तुम्हें आदमी को चाहिए कपड़े भाई? इतना मौसम, हाँ जाड़ों में तो ठीक है यार, नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड पड़ती है, उसमें तो कंबल की जगह लिहाफ भी चाहिए, उसको कंबल भी चाहिए, वहाँ तो ठीक है। गर्मी के मौसम दो में अभी भी मुझे पसीना आ रहा, हालांकि 1.5 टन का AC खोले बैठा हूँ 4 घंटे से हॉस्पिटल से लौट के आने के बाद। मैं ये वीडियो कल एक्चुअली डालना चाहता, पर मुझे कल हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, नहीं तो मैं 10 तारीख का 11 तारीख को डाल देता, आज 12 तारीख हो गई। तो मेरी निगाह में तो जजमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि शादियाँ वैलिड नहीं हो रही, मुसलमानों में वो रात को शादी हो, जबकि ये तो जो सनातन धर्म है, जो वेदांत है, वो तो सूरज को मानता है, इनके सारे कैलेंडर सूरज से हैं। हालांकि शाखा संबंध जो है वो बुद्ध से जो यहाँ आए थे उससे, वो चाइना से, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया होते हैं, और जो भारत सरकार की छुट्टियाँ होती है, गैजेटेड हॉलीडे होते हैं, वो शाखा संवत के हिसाब से होते हैं। सनातन धर्म का तो कोई कैलेंडर ही नहीं है, या तो इंग्लिश कैलेंडर है, जॉर्जियन कैलेंडर जो कहलाता है, या इस्लामिक कैलेंडर का, या विक्रमी कहता है। वो जो गवर्नमेंट जो है, तो विक्रमी कैलेंडर तो बात का है ना, अब से कुछ 1400-1500 साल पुराना, और शाखा संवत जो है वो 200 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है। तो इसलिए हमारी सरकार जो है, जो सरकारी हॉलीडे होते हैं, गैजेटेड हॉलीडे होते हैं, वो शक संवत के मुताबिक होते हैं, शाखा संवत से होते हैं। तो ये बात है। अब सवाल ये है कि कोर्ट कुछ ही फैसला दे दे,
आदमी को अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा खुले दिमाग से कि वो सोचे इस औरत ने मेरे खिलाफ मुकदमे के लिए जा रही है कोर्ट में, इसको ये कैसे साबित कर दूँ मैं कि मेरी शादी इसके साथ ही इनवैलिड थी। ये शादी नहीं थी, ये लिव इन रिलेशनशिप थी। अब क्योंकि सनातन धर्म ने कहा है कि 2 स्ट्रीम है, जो 1000 पहले मकर शारा और दया भागा। हिंदुओं में ऐसा नहीं था 1 शादी करो 10 शादी करो, 100 कोई पाबंदी नहीं थी। मुसलमानों में इस्लाम में तो थी 4 शादियाँ, हिंदू धर्म में कोई शादियों की कोई नहीं थी 10। अब जो जोधपुर के महाराजा मर रहे थे 1886, उनके साथ 6 बीवियों उनकी सती हुई थी और 2 ने बस सती होने को मना कर दिया 8 बीवियों में से। और उसके अलावा वैसी जो लिबरलशिप में थी वो तो कई हज़ार औरतें थी, उनके बच्चे भी होंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो धार्मिक मामला है ये, इसको धर्म को से तो किसी को नहीं भटकाया जा सकता। तो उन्होंने कहा भाई लिव इन रिलेशनशिप जो है वो वैलिड है, मगर वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 महीने के लिए लिव इन रिलेशनशिप जैसे इसकी हुई स्वाति की, 2 महीने वाले नहीं मानी जाएगी। हाँ 2 साल हो 1 साल पर, ये उनका निगाह भी कितने साल की होनी चाहिए कम से कम। तो खैर, तो अब इसका लिव इन रिलेशनशिप हो गई। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कई अपने जजमेंट में कि बीवी को जो है और रिलेशनशिप वाली जो है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार पेंशन नहीं देगी उसको, उसके हस्बैंड की फैमिली पेंशन है ना आजकल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वो जो है जो कि शादीशुदा एक बीवी है उसी को पेंशन देगी। लिव इन रिलेशनशिप वाली 1 हो या 10 हो, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। चलो ठीक हो जा, बहुत कम आदमी है गवर्नमेंट सर्विस में। तो उसके अलावा जो उनसे बच्चे होंगे, चाहे तो शादीशुदा बीवी जो या उसकी लिवरशिप वाली बीवी से बच्चे हों, गर्लफ्रेंड से बच्चे हों, उनके बच्चों का उसकी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट होगा। ये नहीं है कि जो शादीशुदा बीवी है, जो हिंदू मैरिज 2007 के मुताबिक और उसमें सब कर्मकांड राइट्स और कस्टम पूरे हुए हैं, तो उस केस में बीवी को पेंशन मिलने का है। या अनमैरिड डॉटर को का भी है और कोई डिपेंडेंट हो। अब जैसे या तो क्या ये गर्लफ्रेंड में डिपेंडेंट है तो उसका तो बच सकता है लिव इन रिलेशनशिप, वो ट्राई करने की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरे सामने केस आया था जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन डील कर रहा था कि एक वो पेंशन निकाल कर रख ली, उसके सब पैसे जो थे स्टेट बैंक से। अब उसकी दूसरी बीबी आई वो कहने मैं तो शादीशुदा भी हूँ, ये तो रखेला है इसकी दिल्ली में, वो आंध्र प्रदेश आई बुढ़िया। तो मैं कहा भी पहले तो ये फैसला करने की कौन सी इसकी रखेला कौन सी शादीशुदा बीबी है। मैंने उसको कहा कैशियर को बैंक में जमा कर रही है वापस पैसे, तो वो पैसे जमा करा दिए। मैंने जब ये तो कोर्ट ने डिसाइड करके, मैं थोड़ा ना डिसाइड करूँगा कि कौन सी उसकी लिव इन रिलेशनशिप में रखेल है और कौन सी जो उसकी शादीशुदा आंध्र प्रदेश में, मैं तो नहीं कर सकता। आई हैव नो अथॉरिटी, आई एम नॉट ए जज, आर्बिट्रेटर हूँ। हालांकि सिविल केस है ये, मैं डिसाइड कर सकता हूँ। मैं इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन का होल लाइफ के लिए आर्बिट्रेटर हूँ उनके पैनल पे। आज तो मेरा दूसरा नंबर है, बहुत सीनियर आर्बिट्रेटर हो गया। और फिक्की के जो उस पर भी पैनल पे था मैं कमर्शियल डिस्प्यूट के मामले में, तो वो 75 की जो एज क्रॉस कर चुका हूँ, तो वो मेरा ख़त्म हो गया। तो अब मेरा सिर्फ ये इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन के पैनल पे हूँ वैल्यूअर, जब तक मेरी आखिरी साल चल रही है। और मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूँ गवर्नमेंट इंडिया का प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के लिए। तो मैं यानी कि दुधारी तलवार हूँ। तो मैंने उस मामले में भी ये डाला कि भाई इसको डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कि मेरी शादी जो थी पहली जायज़ थी नाजायज़ थी। जो मेरे नन्हे मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, या तो ये मुझे 20 लाख रुपये दे, नहीं तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो। मैं आर्बिट्रेटर से ऑर्डर करा लूँगी भाई 20 लाख का प्लस इंटरेस्ट, जिस दिन से इस अदालत में लिख के दिया है कि ये पहली शादी इसने तलाक ले लिया और दूसरी शादी कर ली मेरे भाई से। और तू कौन होती है कहने वाली, कहीं तो तेरा भाई गए कि भाई इसने मुझसे बिना छिपा कर शादी कर ली। उसके तो फिर मैंने फ़ोटो भी देखे उसने और लेडी में दिखाए थे। खैर मैंने उसको 10 तारीख की जो थी ये थी उसके बहन के खिलाफ जो उसने ऊपर चल रहा मुकदमा, उसकी बहन का मुकदमा डाला हुआ उसके ऊपर, उसकी मैंने जो है काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया रिजल्टर। मैं कहा ये 20 लाख रुपये दे, या तो साबित कर दी कि वो जायज़ थी मैरिज, नहीं तो 20 लाख दे मुझे डिफेमेशन के। और उसके बाद जब पुलिस पर वो भेज दूँगा DCP को 173 सबसेक्शन 4 ऑफ द CRPC में, और पुलिस कमिश्नर को इसके खिलाफ केस रजिस्टर करो। तो इसमें क्रिमिनल केस भी है और सिविल केस ऑफेंस भी है, दोनों ही हैं।
तो 20 लाख रुपए का मुआवजा देगी उसको, बदनाम करने के लिए इसने 2 शादी की हैं, और उसका डिफेमेशन का उसका जेल की भी सजा होगी। तो मैंने पूछा क्या, कहता नहीं पैसे तो है उसके बाद 2-3 मकान है। मैं कहा ठीक है, अगर रहती कहता अपने बेटे के पास, अगर तो बेटा दे पैसा। उसकी माँ ने कैसे ही झूठ बोला है, कोर्ट में साइन किए, उसने एफिडेविट दिया है, इसकी 2 शादियाँ हुई हैं। तो ये मामला बड़ा भयान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई हो, और ये शादी इनवैलिड है, ये साबित करना बड़ा आसान काम है। अब हालांकि इस्लाम में तो जो है कॉन्ट्रैक्ट है, ये निकाह मालूम जो है उसमें दोनों साइड के मौलवी होते हैं, वो साइन करते हैं मुल्ला, और उसके 2 गवाही होते हैं, लड़की की तरफ की और लड़के की तरफ की। वो गवाह भी तो झूठी गवाही देते हैं ना, रोज कोर्ट में झूठी गवाही देते हैं। 191 जो है फिर में 1 साल से 7 साल तक की जेल की सजा है, जो अदालत में झूठ बोले। तो तुमने दस्तखत कर दी निकाहनामे पे, इसका मतलब ये होता है कि सच्चे दस्तखत किए हैं, खुदा को हाजिर जान के। वो खुदा तो देर बाद आया ही नहीं, ना मौजूद था वहाँ पे। तो फिर पहले मस्जिद तो शादियों में होती थी, उसमें मस्जिदों में होती थी शादी, अब स्टेज पे हो रही हैं, डेकोरेशन हो रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। अब मेरी छोटी बेटी की फ्रेंड थी, मैं उसकी शादी में गया, हमारे पड़ोस में रहती थी अपने बिहार में, 2 मकान छोड़ के, और 8 बजे तो निकाह चालू। 8 बजे कौन सा टाइम है निकाह नामे का? आदमी 2-2 पैक लगा के खाना खा रहे हैं, और वो मौलवी बैठ गए सफ़ेद दाढ़ी वाले। कम से कम अगर डाले आप मुँह काला करने से अच्छा दाढ़ी काली कर लेते, ऐसे निकाह नामा साइन करने से पहले टोपी उतार के सड़के वालों दाढ़ी काली कर लेते, मुँह काला कराने क्या जरूरत थे? दोनों मौलवियों ने मुँह काला करा लिया निकाह नामा का साइन करके, और जो 2 लड़की की तरफ वो भी गवाह जो है, उनको भी झूठा साबित किया जा सकता है कोर्ट के अंदर। ये निकाहनामा बोगस है, मैंने तो हाँ की ही नहीं शादी की, इन्होंने कैसे कह दिया? इन लोगों ने टेप रिकॉर्डर रखा था, कोई वीडियो बनाया था कि मैं निकाहनामा मैं कबूल हूँ, कबूल है। मैंने कब कहा है कबूल है? मैं तो कहा ना कबूल है, ना कबूल है, ना कबूल है। इन्होंने मेरे ना कबूल को कबूल में कन्वर्ट कर लिया अपने मर्जी से। तो जब मैंने कहा, अब मैं कहा आप वीडियो सुनो ना उसका, जब ये कह रहे इसने कहा था कबूल नामा दिया था 3 दफा, कबूल है कबूल है कबूल है दूल्हा। मैंने कहा था ना कबूल है, ना कबूल है, ना कबूल है। तो इनवैलिड हो गई ना शादी वो भी। 1 मिनट का काम है कोर्ट के अंदर ये साबित करना कि ना, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है देने की। इसलिए अच्छी बात यह है मियाँ बीवी शांतिपूर्वक रहे, बीवी हस्बैंड की इज्जत करे, उसके बच्चों को ठीक ठाक से पाले, हस्बैंड को खुश रखे, उसकी इच्छा के मुताबिक चले, अपनी जिनका जीवन यापन करें। अच्छी बात तो यही है। अब राहुल की बहन थी, 7.25 साल मुकदमे के बाद चली गई। अब सवाल ये है कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केस भी ले लिया, उसके हस्बैंड ने, जो कि उसमें वकील अलाउड नहीं है। ये स्पेशल यूरोप क्या नाम है, ये फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में जो है राजीव गांधी के ज़माने में बना था। वकीलों ने हड़ताल की थी सारे हिंदुस्तान के, 30,000 में एक ही कोर्ट होती, वकीलों ने हड़ताल की, वो दादा करके बदमाशी की, पुलिस में पत्थर फेंक दिए, तो पुलिस वालों डंडे मारे इनके वकीलों के। अब ये करण बेदी के पीछे पड़ गए कि इसको सस्पेंड करो, ट्रांसफ़र करो। वो IPS ऑफिसर थी, रिटायर हुई ना सस्पेंड हुई, ट्रांसफ़र तो होते रहते हैं नौकरी में, है। वो जो थी वो उसके डायरेक्टर जनरल पुलिस के लेवल से रिटायर हुई करण बेदी, अच्छी औरत है। तो इंडिया एशियन चैंपियन भी हो रही टेनिस की, वो लॉन टेनिस की। तो मैं वकील पिटपटा के अदालत वहीं है। अब मैंने एक वकील ने अभी नवभारत टाइम्स में 3 उसके आर्टिकल आए, मैं कहा वकील तो अलाउड ही नहीं है इस कोर्ट में। एक इन कैमरा पर होल्डिंग होनी है, उसमें लिखा हुआ है हिंदू मैरिज 1955 में भी, सेक्शन 22 में, और इसमें क्या नाम है फैमिली कोर्ट एक्ट में भी लिखा हुआ है। वो कहता है वो सब क्यों फैल जाएगा बिना वकील, अरे बिना क्यों कैसे फैल जाएगा? तो तुमको दायरोटी चाहिए असल कोर्ट में भीड़ लगा के, वो औरत को शर्मिंदा करते हो। क्या इन कैमरा जज होगा, हस्बैंड होगी, वाइफ होगी, तो चौथा आदमी तो हो ही नहीं उसका मौजूद। वो मैंने कहा उसको भाभी कोई होती वो बना के दे दी, और मैं कहा पहले जाके अपने ससुर को दिया। मैं कहा वो तो टीचर है, उसको तो सुनना ही, जाकर अपने वकील को दिखा गया। वो वकील को पाल लेके गया, उन्होंने कहा जी मैं तो अपेयर नहीं हो सकता कोर्ट में, तू अपेयर नहीं होगा तो फीस कौन देगा? और टुकड़ा कुत्ता धूम हिलाएगा तो ही कोई टुकड़ा देगा ना उसे, ऐसे कोई नहीं देगा टुकड़ा कुत्ते को। और तुमने हिलाएगा काटने को आएगा। अब वो क्या वकील साहब बात हो गए, मियाँ बीवी में दोनों परिवार में फैसला हो गया, उसको ले गए अपने घर। उसके सास ससुर, उसका हस्बैंड, उसका क्या नाम है, उनका दामाद, बेटी,
मामा मामी सब ले गए, 8 दिन यहाँ खा पी के ले गए। अब घर चली गई तो ठीक ठाक हो गया, चलो अच्छा, मैं कहा सुखी रहो। तो मैंने कहा अब पे कोई मुसीबत आए भयानक तो ही मुझे फ़ोन करना, नहीं तो मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तुमको 6.5 साल गाइड किया है, अब तुम घर में अपना सुखी रहो, मौज करो, खूब सारे बच्चे पैदा करो। अब तुम्हारा 1 साल का LLB बचा है वो भी पूरा कर लो, तुम MA BEd हो गई, इस टाइम में LLB भी कम्प्लीट हो जाएगा। फिर मैं कहा तुम्हें आर्बिट्रेटर बनवा लूँगा, तुमको लीगल प्रैक्टिस मैं दिलवा दूँगा, उसके लिए फ़ोन करना, बाकी मुझे मत करना फ़ोन। हाँ, कभी तुम्हारा गला वाला दबाने लगे, तुमको जिंदा जलाने की कोशिश कर तो मुझे फ़ोन कर देना, जलने से पहले करना। मैं क्या करूँगा जलने के बाद, जब उनका इरादा पता चले जलाने तो मुझे फ़ोन, नहीं तो मुझे मत करना। क्योंकि यही झगड़े होते रहते हैं मियाँ बीवी के, सास बहू के झगड़े होते रहते हैं, देवर भाभी के झगड़े होते रहते हैं, सब चलते रहती है, दुनिया ऐसे ही है, क्या करें, कुछ नहीं करता। मैं ये तो इनको से तो अपना आप बन जाए। अब एक दिन उसका हस्बैंड होता, उसे ऊँची आवाज़ में बोल रहा, उसके ससुर ने डांट दिया अपने बेटे को, कैसे बोल रहा है तू, ढंग से बात कर बहू से। अपने बेटे को डांट दिया, बेटा चुप हो गया। एक दिन की सास कहने लगी कि बेटा ऐसा ये बर्तन पड़ गए, इनको मांझे साफ कर ले। ससुर ने डांट दिया बीबी को, बुढ़िया को, अपने आप कर ले साफ, इसका कल पेपर है LLB का। तो अब वो उसने देखा मेरी सास को भी डांट दिया, मेरे ससुर ने है, मेरे हस्बैंड को भी डांट दिया। तो फिर मुझे कह दिया अंकल ऐसे ऐसे हुआ, मैं घोड़े पे चढ़ के आई हूँ, और मैं कहा बासुत बकवास मत कर मुझसे, जमीन में उतर रहा है घोड़े से, सास बहू की सेवा करना तेरा धर्म है, घोड़े पर चढ़ के आई हूँ। कोई घोड़े पे नहीं है तू, जमीन पे चल के बात क्या कर, और ज़मीन पे चल, घोड़े पे मत चढ़। घोड़े पे तो तेरा हस्बैंड चढ़ा था एक दफ़े है, अब तेरा समझौता हो गया हस्बैंड से है। हाँ भाई, अब सास बुढ़िया है, तो देवरानी से बर्तन मंजवा ले, कोई ज़रूरी है कि बड़ी बहू मांजेगी, छोटी बहू भी तो मांज सकती है बर्तन, क्या मुसीबत हो गई। क्या ये घर घर के झगड़े होते। क्या अब मैं देखता हूँ उसको 40 लाख इसका हस्बैंड है, 20 लाख और 20 लाख रुपये इसके नंदे, ये पैसे से लेडी बड़ी परेशान है। मैं कहा ये तो सब मकान को खाली कराने की, मैंने उसको एक दिल्ली हाई कोर्ट का और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया उसकी एप्लीकेशन में। मैं कहा तुझसे भगवान भी ये मकान खाली नहीं करा सकता, तेरी सास भी मर जाएगी, हस्बैंड भी मर जाएगा, तुम माँ बेटी मौत छोड़ो इस मकान के अंदर। वो जो है तो क्योंकि सेक्शन 19 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, उसी के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो रेखा पाली का जजमेंट था दिल्ली हाई कोर्ट का, और 2 जज की बेंच सुप्रीम कोर्ट का। मैं कहा तुझसे कोई नहीं मकान खाली करा सकता, और ये तेरी नंद और जेल और तेरा हस्बैंड जेल चले जाएंगे, तुझसे मकान खाली कराने के लिए मकान नहीं खाली करा सकते जब तक तू जिंदा है। अब भी लड़की भी 13.5-14 साल की हो गई, 1.5 साल की थी, मुकदमा चल रहा 12.5 साल से। मैं कहा तुम मेरे पास बहुत लेट आई है, जल्दी आना चाहिए था। कहने आपको पता ही नहीं था। तो उसने रूपा ने मुझे बताया, मैं उसने बताया था कि आप जो है लॉ को समझते हो। मैं कहा समझता तो लॉ को, सोसाइटी को भी समझता हूँ। तो इसलिए कोई भी ये डोमेस्टिक वायलेंस के हो, ये भी रिलीजन न्यूट्रल है। कोई ईसाई मारे बीबी को, मुसलमान माने, हिंदू माने, सब पे लागू होता है, इसका मतलब कोई है। ओल्ड 98 है जो IPC का अमेंडमेंट है, वो भी न्यूट्रल है। और 125 जो है ये तो क्रिमिनल लॉ तो है ही न्यूट्रल। IPC और CRPC अब जो नए तीनों कानून है वो भी ऐसे ही हैं। तो मैं कहा चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, तू मौज कर, मस्ती कर, खा पी है। और अब ये जब इसका वकील पढ़ेगा उसको अकल आ जाएगी। और मैं कहा तेरी बेटी का जो और केस जलवा देता हूँ, वो फैमिली कोर्ट एक्ट में पड़ेगा, उसमें पड़ेगा 1984 में, उसमें वकील अलाउड ही नहीं है। इनके अपना होल्डिंग होगी, क्योंकि तेरी लड़की जो है अभी 13.5 साल की है, वो नाबालिग है, तो तू बालिग है उसकी माँ, तो तू एंटाइटल्ड है। अब जो साइन करने के लिए वो तो नहीं कर सकते साइन। मैं केस बना दूंगा, अभी तो कुछ मुझे और काम है, अपनी किताब भी लिख रहा हूँ मैं, वो भी अधूरी पड़ी हुई है मेरी किताब, तो उसको भी कंप्लीट करूँगा। 2 किताबें हैं, इनको करके जो है तो मैं कहा तुम ऐसा हफ्ते 10 में फ़ोन करके पूछ लियो, जब टाइम होगा तो बना दूँगा उसका भी केस। मैं तो बनाना चालू कर दिया था उसकी बेटी का भी केस कि भाई 20 लाख रुपये उसका बाप दे उसकी शादी के लिए, कोर्ट में जमा कर ले, कोर्ट स्टेट बैंक में जमा कर देंगे, जो ब्याज होगा 20 लाख रुपये। वो लड़की 18 साल की 19 साल की जब भी 20 साल की शादी करेगी तब उसको पैसा मिल जाएगा, और मेंटेनेंस के लोगों को पैसा दें। अब 8वीं क्लास में पढ़ रही है वो, अभी तो क्या उसकी फ़ीस के पैसे मैंने दे दिए थे। मैं कहा तू ले जाते हैं, पास फीस के पैसे नहीं है तो मैं दे देता हूँ। बच्चों की पढ़ाई के लिए दी, मेरे प्रभु ने ज़मीन दे दी, मेरठ में स्कूल चल रहे हैं,
2 सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं वहाँ पे। एक अनाथालय को दे दिया 11 एकड़ ज़मीन, उसमें भी अनाथालय चल रहा, 32 कमरे बने हुए हैं उसके अंदर, लड़कियाँ रह रही हैं। तो मेरे खानदान में तो दान पुण्य का ही है, यही पुण्य है ना, यही धर्म है कि दान करो। जो गरीब है, कोई किसी को पैसे नहीं है, वो उसकी मदद कर दो, उसके लिए कोर्ट में केस बना के दे दो। आजकल तो बड़ा आसान हो गया, उसका PDF बनाओ वहाँ पे, वो वहाँ पे जो बना के साइन करके उसको दे दो, वहाँ विंडो बनी भी है। ये फाइलिंग हर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो उसकी निकाल के जो है PDF बना के जो जिस कोर्ट का उसको फॉरवर्ड कर देता है, ईमेल कर देता है। हार्ड कॉपी तेरे पास है, उसको लेनी हो ले, नहीं तो भाड़ में जाए जज। उसकी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट जज को और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को कर दो। ये मैंने PDF बना के और इसको ईमेल कर दिया फाइल पे, और ये हार्ड कॉपी लेने से जज मना कर रहा है बिना रिश्वत के। ये सारे जज चोर है, रिश्वतखोर है, जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा, 3 वीडियो में। तो ये हालत है मगर मैं समझता हूँ कि ये एक तो सिविल प्रोसीजर कोड का जो प्रोविज़न है, जो 10 करोड़ मुकदमे पड़े हुए हैं, 140 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ मुकदमे, 5 करोड़ मुकदमे कानून को तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर और कमिश्नर के कोर्ट में पड़े हैं, खेती बाड़ी की गाँव की जमीन। और 2 करोड़ रुपए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लगा के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, ये पड़े हुए हैं। 5 करोड़ जो केस इन कोर्टों में पड़े हुए हैं, और 2 करोड़ जो है इन मामलों के जमीन जायदाद के। तो 7 करोड़ केस बड़ी आसानी से निपटाए जा सकते हैं। जो सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 89 है, रीड विथ ऑर्डर 38A रूल 3, ये सारे केस जो 1 महीने में ख़त्म किया जा सकते हैं। मुझे दे दे, मैं 1 महीने में 6 केस ख़त्म कर दूंगा। तो जब तो 2.5 महीने में जो डेट लगाते हैं, मैं रोज़ाना 4 केसों को डेट लगा के और 4 केस का फैसला दे दूंगा। कौन सी मुझे करते नहीं है मुझे ये, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का ऐसा आलम है, क्या बताऊँ मैं। औरतें परेशान हो रही हैं बेचारी, पैसे है नहीं उनको मुकदमे लड़ने को, वकील साले नकम्मे पैसे मांगते हैं उनसे। अबे भैया पैसे मांग, कुछ दे दो उसे, औरत को पैसे, घर से पैसे लेके आए करो। जो औरतों के मुकदमे उसको दे दो, आने जाने का बताए, बस का बिना टिकट आई है, किसी उधार मांग के आई है बस में। तो ये बजाय वकील से को पैसे देने के पैसे मांगते हैं। एक तो तुम आवारा गर्दी कर रहे होते, बसों पे सड़कों पर पत्थरबाजी कर रहे होते, तो तुम काला कोट पहन के कोर्ट में खड़ा किया, इसलिए तो क्या है कि जिससे तुम गुंडा कर देगा, ईट पत्थर ना फेंको सड़कों पे आते जाते पे, लड़कियों को ना छेड़ो, तुम लड़कियों के स्कूल के बाहर खड़े हो जाओ। इसलिए तो तुमको वकील का काला कोट दिया भाई, कोर्ट में जाके गए जो जरूरत उनकी सेवा कर दो। तो इसको जो ये क्या नाम है, जो ये है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 का, इसमें फैमिली वेलफेयर एजेंसी का प्रोविजन है। तो जो एडवोकेट एक्ट, तो इसको 1972 को रिपील कर दो, और इन सबको जो बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट से ला कर सुप्रीम कोर्ट है, इनको फैमिली वेलफेयर एजेंसी में कन्वर्ट कर दो। भैया घर से अपनी बीबी से रोटी बनवा के लाएं, या वकील खुद भी खाएं और उनका अपने वकील को भी खिलाएं। बेचारी पर रोटी खाने को नहीं है, गरीब औरत तो पैसे मैं तो खिला देता हूँ, भाई तू आएगी तो रोटी खा लियो, जो मैं खाऊंगा वो तू भी खा लियो। तो इनको जो इनके क्लाइंट्स हैं, जो वकील है, उस अपने भी लिए रोटी खाए, उसको भी खिलाएं साथ में बैठा के। इनको तो पैसे चाहिए, तो पैसे को क्या करोगे, पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? बड़े अजीब बात हो रही है, पैसा पैसा पैसा। कहा था पैसा पैसा तू करती है, पैसे पे तू मटती है। अरे प्यार तो देखना मेरे दिल का, पैसे पे क्यों मटती है तू मेरे? मेरे पैसे नहीं है तो तू प्यार तो मुझसे कर सकती है ना। वो औरतों का ही आज साहब पैसे पैसे पे मर रही है। तो भाई समस्या बड़ी भयानक है। समाज सुधार तो है, वो महावीर मर गए, ईसा मसीह मर गए, गौतम बुद्ध मर गए, गुरु नानक मर गए, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद मर गए, ये सारे समाज सुधारक मर गए। महर्षि योगी भी 124 साल की उम्र में मर गए है। वो जो थे वो क्या नाम है, एक दूसरे महात्मा वो भी 124 साल की में जो थे, स्वामी रामदेव, वो भी 124 साल की। उनसे भी मेरी मुलाकात हुई कई दफ़े, वही तो उनसे बहस हो गई थी, मैंने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया था। हस्तापुर में जब मैं पोस्टेड में नौकरी करता था, जमीन की लैंड कैंसिल करा, मैं मंदिर की भी लैंड कैंसिल कराने लगा था। 5 साल की लीज दी थी गवर्नमेंट ने, 5 साल पूरा हो चुके, तो ढाओ अपना मलबा उठा कर ले आओ मंदिर का।
वो परमानेंट होना है। तो खैर वो कृष्ण का मंदिर बना दिया हस्तिनापुर में। वो क्या जरूरत है मंदिर बनाने की? भगवान तो हमारे दिल में बैठा हुआ है ना, मंदिर में बैठा, मूर्ति में बैठा हुआ है। अब ये बेवकूफ नरेंद्र मोदी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। वो बच्चा पैदा हुआ 5 फुट 2 इंच का बच्चा किस माँ के पेट में पैदा होता है, और पत्थर का बच्चा पैदा होता है, वो सांस नहीं लेता क्या? वो प्राण प्रतिष्ठा सांस तो उसकी चल दे रही मूर्ति की 5 फुट 2 इंच की, और बारिश का पानी और ऊपर से छत से नीचे गिर गया। और राम के आने जाने के लिए रास्ता बनाया था 14 किलोमीटर लंबा, और रास्ते में गड्ढे पड़ गए पानी में पहली बारिश में। और राम का टांग टूट जाएगी पत्थर के गड्ढे में और सड़क के खड्डे में टांग करके। तो इसको समझ ही नहीं है किसी को। अब बेवकूफ़ों को कौन समझाए? ये बेवकूफ़ को भी थोड़ी बहुत, ये तो मूढ़ बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि, इनकी मूढ़ बुद्धि है। इनको कुछ समझ ही नहीं आना। इनकी बुद्धि पकड़ के सिलबट्टे के नीचे पीस के या मिक्सी में डाल के क्रश करो ना, तो भी इनके अकल में कोई बात नहीं आनी। मूर्ख है तो मूर्ख ही है। वोट की खातिर हो रहा है। अब मुझे फ़ोन आए थे कहीं आए कि अग्रवाल जी आपने कैसे कह दिया कि ब्राह्मणों ने नालंदा में आग लगाई थी। मैं कहा ठीक है, मैंने कहता एविडेंस। मैं कहा हाँ मेरे पास एविडेंस है, मैं तो बिना एविडेंस के वो बात ही नहीं करता। मैं कहा जो था, जब ये जो थे इसमें मगध साम्राज्य के जो थे, और वैशाली वाले, हालांकि वो समधियों का रिश्ता था उनमें, वैशाली के जो होते थे ट्राइबल चीफ और ये मगध के जो होते थे, और वो सब ट्राइबल चीफ थे, और वो वहाँ किंगडम नहीं थी। मगर जो उसका था बिंदुसार, मगध का जो था, उसने अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया, और उसने किंग डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उसका जो था अजातशत्रु, उसका बेटा, वो भी किंग ही बना। झगड़ा इस बात को लेकर चालू हुआ। अब लड़ाई चालू हुई, लड़ाई चालू तो ऐसा है कि फौज जाएगी। अब अगर जो फौज की और रसद की लाइन लंबी हो जाती है तो फिर वो लड़ नहीं पाती। जैसे कि सेंट्रल आर्मी जर्मनी से आदमी यूएसएसआर में लड़ने आए, बहुत लंबी सप्लाई लाइन हो गई थी, बर्फ पड़ रही थी, इसलिए जर्मनी की फौजें हार रही है रशिया में। ऐसे ही नेपोलियन के साथ हुआ था, जब उसने हमला किया, उस पर चला रशिया पे हमला करने के लिए जार पे, सप्लाई लाइन फ्रांस से वहाँ की बहुत लंबी हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि उनको हार गया नेपोलियन बोनापार्ट, नहीं लड़ पाया। ऐसी रोड था वहाँ, उसमें मगध से वैशाली तक जाने की सप्लाई लाइन बहुत लंबी हो गई। तो उन्होंने जो था पाटलिपुत्र जो था बना, उसमें कैंटोनमेंट था, इट वॉज ए कैंटोनमेंट सिटी। टेंट लगा के भाई तुम यहाँ पे सप्लाई वगैरह इकट्ठा करो, वहाँ से आगे चल गए लड़ने के लिए। तो क्या हुआ कि वो वहाँ पाटलिपुत्र बन गया। तो जब ये शुंग जो थे, जिसने अशोक, सम्राट अशोक जो था वो बुद्धिस्ट था, उसका बाबा जो था चंद्रगुप्त मौर्य, वो बाद में जैन ही बन गया था। उसकी बाहुबली की नॉर्थ कर्नाटका में 65 ऊँच उनकी स्टैचू बनी हुई है पत्थर की, वो बौद्ध बन गया था। ये अशोक जो था वो था बौद्ध बन गया। तो सारी दुनिया में बुद्धों का प्रचार हुआ। तो इन्होंने जो ब्राह्मण का, सब तो आज में जैन बन गए, कोई बौद्ध बन रहा है सारी दुनिया में बौद्ध। तो इन्होंने इनकी हत्याएँ करनी छोड़ दी, इनके औरतों का बलात्कार किया, इनके बुद्ध विहारों में आग लगाई, औरतों को जिंदा जलाया, आदमी को जिंदा जलाया। तो जो ब्राह्मणों क्या, मैं क्या, ऐसे ही जब पाटलिपुत्र में जो था, जब ये शुंग जो था ये ब्राह्मण था, इसने जो अशोक के जो 3 पीढ़ियों के बाद जो था, उसका जो फौजी कमांडर था उसका गला काट दिया। और जो मनुस्मृति है या मनु साहित्य जो है, मनुवाद जो है, 2000 साल पहले उसे मनु ने बनाया, ये भी ब्राह्मण था। इसने ही तो आग लगाई थी पाटलिपुत्र में, सारी वहाँ लकड़ी की बिल्डिंगें होती थी। जो लोग उस जमाने में गए, ये पाटलिपुत्र जो थी गंगा के बैंक पे 12 किलोमीटर लंबी और 2.5 किलोमीटर चौड़ी थी, और 100 नदी से और गंडक नदी और गंगा से 3 साइड से प्रोटेक्टेड थी। फ्रॉम 3 साइड में बड़ी नदी थी, उनको क्रॉस करना खाटों से बरसात के बड़ा मुश्किल काम था। तो उन्होंने जो थी, जो शुभ थे ब्राह्मण, उन्होंने पाटलिपुत्र में 200 साल पहले आग लगाई। ये मुसलमान तो 712 में वहाँ तो आया था सिंध में, राजा दहर ब्राह्मण को उसने हलाया था, और जो सौराष्ट्र का हिस्सा था वो सिंध में था। आज के अहमदाबाद द्वारा यहाँ नहीं आया वो, मगर वो तो वहीं तक रह गया गुजरात तक। वो जो दिल्ली आया, मोहम्मद गौरी आया, जो कि मेहमान था, जिसको जयचंद ने बुलाया था, निमंत्रण पे उसके आया था। जब किसी को बुलाते हैं निमंत्रण पे तो मेहमान ही होता है ना। उसका फौजी सेनापति था ये कुतुबुद्दीन ऐबक,
और उसका एक छोटा था, ये क्या नाम था, ये खिलजी जो था जिसको कहते हैं इसने आग लगाई नालंदा, उससे ना 200 साल पहले आग लग चुकी थी नालंदा में। उसे 800 साल पहले उसे पाटलिपुत्र में आग लग चुकी थी और ब्राह्मणों ने लगाई थी। वो आज भी यही कर रहे हैं ब्राह्मण। जो आरएसएस में है, इसमें ये ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी है। इसमें पहले जो मेरे चाचा इसकी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो कि इनकी आरएसएस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी थी, तो मेरे चाचा जो थे इसके लाला जगदीश प्रसाद गुप्ता जी विजयनगर वाले मेरठ के, वो उसके अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा उसके मेंबर थे, 7 आदमी की जो इनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और उनके 500 गज की कोठी में मेरठ में आरएसएस का ऑफिस होता था। और जो सबसे खाते थे वो ढाबे पे खाए जाते थे, उनके बैठे पेमेंट मुन्नी जी से ले आते थे। तो मेरे चाचा को कहाँ फुर्सत थी, वो नौकर होता ढाबे वाला ले आता था पैसे, दुमानी को उस टाइम और एक टाइम की खुराक होती थी एक आदमी की, तो मुनीम दे देता था। राधे शाह मुनीम जो था उनकी दुकान का नौकर, वो दे देता था उन्हें पैसे। तो उन्होंने जब दीनदयाल उपाध्याय का मर्डर हुआ, क्रिमिनल थे मोहन, ये जो था गोलवरकर, MS गोलवरकर, उसने कराया था दीनदयाल उपाध्याय की हत्या जो थी। कानपुर से मुगल सराय जाते हुए चलती हुई ट्रेन में 2 समय पहले कानपुर के उनका गला दबा के और चलती ट्रेन से रात को फेंक दिया नीचे, मर गए वो। तो मेरे चाचा मेरे फादर पिताजी को ये नाम बता रहे थे धौन सिंह सेवक का। तो ये सब अब आज भी, अब 2002 में देखिए आप, इन्होंने ब्राह्मणों ने कहते बड़े संस्कारी हैं, उनको छोड़ दिया गुजरात गवर्नमेंट ने, जबकि उनको उम्र कैद की सजा थी। अब गोधरा के कांड में जो कि ये ब्राह्मणों ने जलवाई थी, आग लगवाई थी, मुसलमानों ने नहीं लगाई थी। ये तो आरएसएस के आदमी कह रहे हैं, जो बड़े नेता जो एक चीफ मिनिस्टर रह चुका आज अपने उसका गुजरात का, वो भी कह रहा है कि विश्व हिंदू परिषद वालों ने आग लगाई थी उसमें बॉगी में। तो खैर अब इलेक्शन जीतने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मुसलमानों का इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने कट सेवा, अरे सादा धर्म में तो कट सेवक तो सिखों का है, गुरुद्वारे की सेवा करने का। हिंदुओं में तो कट सेवक के नाम का वो शब्द ही नहीं है, ना कोई प्रोविजन है। हाँ, लुटेरों का तो प्रोविजन है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी है, बाकी में किसी में नहीं है। तो खैर अब इन्होंने आग लगवा दी वहाँ। अब गोधरा के कांड में जितने मुसलमानों को इन्होंने झूठे मुकदमे फंसा के सजा कराई है, वो मैं कहा 5-6 हैं। वो हिंदुओं को जो है बिल्किस बानो को रेप करने में, उनके बच्चों को मारने में, अहमदाबाद में आग लगाने के लिए सोसाइटी में, गुलबर्गा सोसाइटी में जितने हिंदू जो है उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे हैं, वो तो 5-6 मुसलमान 30 से ज़्यादा तो हिंदू भुगत रहे हैं। पर हाँ, मोदी की सलत ठीक हो गई, ये 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बन गया, 3 दफ़ा तीसरा प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो बन जाओ तो बन जाओ, से क्या फर्क पड़ता है, काम तो कुछ नहीं किया ना। इससे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अच्छा काम किया था, सरफराजी एक्ट बना दिया 2002 का, 89 CPC में 89 सेक्शन जो डाल दिया सिविल प्रोसीजर कोड में। और क्या नाम है, समझौता, और जो रूल 30 ऑर्डर 38 रूल 3 है, उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट की जिम्मेवारी है कि पार्टियों में समझौता कराए। वही जग पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। अब मैंने इस ऑर्डर को बना के दिया है कि वो इसमें लगा दे, मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा दे, मैं दोनों की बात सुन के 1 दिन में डिसाइड कर दूँगा केस। देखता हूँ ऐसे कितने केस आते हैं मेरे पास। अब मैं नया बिजनेस चालू कर रहा हूँ आर्बिट्रेशन का। मेरी बेटी मुग्धा भी आर्बिट्रेटर बन गई है, मेरा बेटा भी बेटा फिर आर्बिट्रेटर बन गया। सारी जिनकी रहेंगे आर्बिट्रेटर जब तक इनकी साथ चल रही है आखिरी। इनको भी बहुत केस मिलेंगे, बहुत बिजनेस मिल सकता है रिटायरमेंट के बाद में। हाँ, अब मैं नया ये बिजनेस चालू कर रहा हूँ आर्बिट्रेशन का। अब जितनी भी औरतें हैं, मैं चाहता हूँ सब मेरे पास आ जाएँ, मुझे सलाह मशवरा कर देंगे। मैं किसी से फीस तो लेता नहीं हूँ। कोर्ट हाँ मुझे जो फीस देगी वो ले लूँगा मैं, वो तो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगी। नकद तो लेता नहीं मैं थूक लगा कर नोट गिनने की मुझे आदत नहीं है। तो इसलिए कानून तो बड़े अच्छे हैं, अमल नहीं हो रहा। और अब जैसे मैंने कहा भी औरत को उसने थप्पड़ मारे, मैंने पूछा कितनी दफ़े मारे, कितने कहता है 3-4 थप्पड़ मारता था एक जगह में। मैं कहा घूसा मारता था, क्या नहीं घूसा नहीं मारता। मैं कहा डंडा मारता, क्या नहीं, तो चाटा मारता था। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो मैं कहते दिल को तो तकलीफ होती होगी ना, अपसेट हो जाती होगी ना, दिल और दिमाग कहता हाँ वो तो होती थी। मैं कहा दे उसे भले 20 लाख रुपये सेक्शन 22 में लिखा हुआ है, मैं उनको पढ़वा दिया,
हिंदी अंग्रेजी में दोनों में, हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ लेती है। और तो 40 लाख रुपये उसको मिल जाएगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मकान जिसको तो खाली करने की ज़रूरत नहीं है कि लड़की की ठीक से शादी हो, और 20 लाख चाहिए बेटी क्लेम कर ले अपने बाप से। ये भी कानून नहीं है, उसको अपनी शादी का पैसा मांगने का हक है। अपनी फ्रेंड तुझ में तो कुछ है नहीं तो वापसी मांगेगी ना पैसे। तो 60 लाख तुम माँ बेटी को मिल जाएंगे, मौज करो है। जो मैं तुम आती हो, मैं तुमसे एक पैसे नहीं देता, तुमको चाय और पिला देता हूँ मैं। एक आध दफे मैंने तुमको राजमा चावल भी खिला दिए हैं। तो मैं कहा तुम जाओ सूखे रहो। जब अगली डेट अभी आएगी, कल अक्टूबर के आएगी, कल फोन आया था, परसों आया था फोन 10 तारीख को, और 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट आ गया। तो ये कानून जो है बड़े एंटरटेनिंग है, मजमागरी है। जैसे मदारी बंदर नचाता है ना, ऐसी ये सुप्रीम कोर्ट है औरतों को आदमी को बेवकूफ़ बना रही है। रोज़ कानून बदल रही है, फैसले देती रही है, किसी को समझ में नहीं आता, कोई समझना नहीं चाहता। तो ये सब चीज़ें हो रही, चलो चल रहा है, चलने दो। अब इस 10 जुलाई के 2024 के भी जजमेंट को देखते हैं। अभी मेरे 2-3 दोस्त हैं, मैं कहा यार तुम्हारे यहाँ कोई मुसलमान औरतें हों, उन्हें मेरे पास भेजो भाई, है। एक अपने हस्बैंड से झगड़ा हो रहा है, कहता अग्रवाल यार झगड़ा कैसे हो गया। वो मैं कहा झगड़ा नहीं हो रहा, झगड़ा कर रहा हूँ यार। तुम मेरे किस बात के दोस्त हो, तुम मुझे बिजनेस दिलवा सकते हैं। यहाँ बीवी का झगड़ा नहीं हो रहा तो झगड़ा कर रहा हो, इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें। पास पड़ोसों का झगड़ा करा दो, हस्बैंड वाइफ का। वो कह रहा है वो तो पाप चढ़ेगा हमें, खुदा माफ़ नहीं करता। मैं खुदा कौन होता है आदमियों के बीच में दखलंदाजी देने वाला। मियाँ बीवी राजी तो खुदा क्या करेगा, अदालत क्या, काजी क्या करेगा। मैं यहाँ मुझे बिजनेस दिलवाओ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। हिंदू भी लड़े, आदमी औरतें, मुसलमान भी लड़े। अब मैंने इसको कहा स्वाति को, मैं कहा ऐसे तेबा और भी किसी केस औरतों के केस हो उसमें सब ले आया मेरे पास, मैं उनके सबके केस बना दूंगा। ये लैपटॉप रखा हुआ है, पढ़ निकलवा तो दे दूँगा। मैं तो पढ़ भी अपनी जेब से निकलवाता हूँ, 200 रुपये खर्च कर दिए। तो खैर चलो वो तो कोई बात, मुझे क्या फर्क पड़ा 200 रुपये का है, उससे ज़्यादा का। मैं हालांकि रोटी तो 2 ही खाता हूँ और तो बाकी चीज़ें खाता हूँ ना। तो ठीक है चलते। अब देखो कितनी मुस्लिम औरतें आती हैं भाई हेल्प मांगने के लिए, है, और कितनी हिंदू औरतें आती हैं, देखता हूँ क्या होता है, सबकी हेल्प कर दूँगा। अच्छा, सत्यमेव जयते। नमस्कार।